This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः आषाढ द्वितीया दिनांक 12 जुलाई 2021 पांचशेत स्मृती दिनांक चरक दिनांक सन अध्याय 6 शोष निदान शंखं चक्रं जलपान् दधमृतकं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको ऋषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेक्षत् सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशम् ओम शांति शांति शांति। क्षयः शोषस्य आयतनं यदि यदुक्तं तदनु व्याख्यास्यामः। तो तीसरा जो कारण है वो क्षय इस प्रकार का है। यदा पुरुषो अतिमात्रं शोक चिंता परिगत हृदयः भवति। अगर अतिमात्रा शोक चिंता परिगत हृदय उससे हृदय व्याप्त या बाधित मतलब सामने ईर्ष्योत्कंठा भय क्रोधादिभिर्वा समान किंवा ईर्षा उत्कंठा भय क्रोध इत्यादि से पीड़ित इस प्रकार का हो जाता है। कृशो व सन वृक्षान्नपान सेवी, कृश होकर भी वृक्षान्नपान इस प्रकार का सेवन करने वाला। तो इसमें एक अहम चीज रहती, कृश व्यक्ति को स्निग्ध अन्नपान सेवन करना चाहिए। दुर्बल प्रकृति अनाहारो अल्पाहारो आलो, दुर्बल प्रकृति होने के बावजूद अनाहार अथवा अल्पाहार इस प्रकार का रहता है। तदा तस्य हृदय स्थायी रसा क्षय मुपई, तो उसके हृदय में रहने वाला जो रस है उसका क्षय हो जाता है। स तस्य उपक्षयात् शोषण प्राप्त, और उसके जरिए उसको शोष की प्राप्ति होती है। अप्रतिकारानुबद्धते यक्ष्मण यथोपदेक्षमाण रूपेण, और उसका अगर प्रतिकार नहीं किया गया तो उसको यक्ष्मा इस प्रकार से हो जाता है। यथोपदेक्षमाण रूपेण, इस प्रकार से आगे बताएंगे, इस प्रकार से उसको ये यक्ष्मा इस प्रकार का हो जाता है। तो शुक्रौज स्नेह संशय, ये एक वाग्भट में बात बताई है। तो इसके आधार पर ये इस प्रकार का यक्ष्मा निर्माण होता है। और कृश व्यक्ति अगर वृक्षान्नपान से भी इस प्रकार की है, या अल्पाहार अनाहार, दुर्बल प्रकृति होकर भी अल्पाहार अनाहार इस प्रकार की है, तो
वो इस प्रकार के क्षय को निर्माण करती है। इसमें अग्नि और स्रोतस ये दो अहम मुद्दे हैं कि कृष्ण व्यक्ति है लेकिन अग्नि अच्छा नहीं है तो दिक्कत कर बात। अग्नि अच्छा है तो संतर्पण देकर उसमें द्रोहण किया जा सकता है, लेकिन अगर अग्नि अच्छा नहीं है तो ये मुसीबत वाली इस प्रकार की बात हो सकती है। यदा पुरुषः अति अप्रहर अति भूख लागते असं म्हणतात ते टॉयलेटवर पण परिणाम होतो. नहीं, क्षुधा खरी का खोटी ऐसा प्रश्न है। उनको भूख लगती है लेकिन ये भूख या क्षुधा सच्ची क्षुधा है या नहीं ये देखना पड़ेगा। वैसे अग्निम जरण शक्तिया परीक्षित तो ये है, तो जरण शक्ति के आधार पर अग्नि का परीक्षण होना है। भूख लगती है नहीं लगती है, ये भूख लगना एक आहार जीर्ण होने का एक लक्षण है। उद्गार शुद्धि उत्साह वेगोत्सर्ग लघुता क्षुत पिपासा सभी लक्षण साथ में होंगे तो कह सकेंगे कि आहार भली भांति जीर्ण हो गया है और सच्ची क्षुधा लगी है इस प्रकार से। यदा वा पुरुषः अति प्रहर्षात् अति प्रसक्त भावः स्त्रीषु अति प्रसंगम आरभते। अति प्रहर्ष होने के कारण अति प्रसक्त भाव बहुत ही जुड़ जाता है स्त्रियों से और अति प्रसंगम आरंभ और अति प्रसंग आरंभ करता है। तस्य अतिमात्र प्रसंगात् रेतः क्षयति। तो बार बार इस प्रकार से विवाह करने से शुक्र का क्षय हो जाता है। Can it be said as मानसिक व्याधि symptoms correlate with anxiety etc? इसमें जो है पहले क्षय वाले जो है वो सभी मानस ही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और खंगणे ये जो बात कही जाती है कैफिक्सिया, ये इसमें देखी जाती है और व्यक्ति कृश हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। और अचिंतया हर्षणेन ये दो चीजें बताई गई है कि चिंता नहीं करना और हर्षण आनंदी वृत्ति होना, ये स्वप्न प्रसंगाख्य कुशो वराह ही उपविश्यते। इससे निद्रानाश भी हो जाता है और वो भी एक कारण फिर आगे हो जाता है कि बलम अबलम इस प्रकार के कृशता वगैरह वगैरह इस कभी का कारण बन जाता है। रेता क्षय व्यति क्षयमपि च उपगच्छति रेतसि यदि मनः स्त्रीभ्यः नैवास्य निवर्तते। तो अगर रेतसी क्षीणे सति, रेतस शुक्र का क्षय होने के बाद उसका मन अगर स्त्री से निवृत्त नहीं होता तो क्षय भी उसका हो जाता है इस प्रकार से। तो इसमें मन की निवृत्ति होना ये अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और वो अगर नहीं हो रहा और फिर से शुक्र क्षय होता ही रहेगा इस प्रकार से तो क्षय धातु क्षय इस प्रकार का हो जाए। ये थोड़ा सा अजीब इसलिए है कि रस से रक्त, रक्त से मांस इस प्रकार के धातु बनते जाते हैं। तो कारण क्षय हो जाता है, वो पहले ऊपर जो बताया गया है। कारण का क्षय हो जाता है तो कार्य का क्षय हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो पूर्व धातु परम तुर्यात वृद्ध क्षीणश्च तद्विधम्, ये भी सूत्र आता है कि पूर्व धातु पर धातु को वृद्ध या क्षीण बनाता है। वो अगर वृद्ध हो जाता है तो आगे का धातु वृद्ध हो जाएगा, वो क्षीण हो जाएगा तो आगे धातु क्षीण हो जाएंगे। लेकिन एक बार कार्य निर्माण हुआ, शुक्र या ओज बन गया और उसका ज्यादा मात्रा में क्षय इस प्रकार का होने लगा तो पहले वाले धातुओं का भी क्षय होना आरंभ हो जाता है। इसमें माधव निदान में क्षीणे रेतस्य अनंतरा क्षीयन्ते धातवः सर्वे ततः शुष्यति मानवः, ये बात बताई गई है। अति व्यवाय तो वापी अति व्यवाय से रेतस क्षीण हो जाता है और उसके पहले पहले धातु जो है क्षीण होती जाती है। और टीकाकार ने वहां पे पहले मज्जा का होता है, फिर अस्थि का क्षय होता है, फिर
भेद का होता है वगैरह, इस प्रकार की बातें बताई गई। परस्पर धातु स्नेह परंपरा, ये दूसरा सूत्र है कि परस्पर परस्पर उपस्तंभ होने के कारण धातु स्नेह परंपरा चलती रहती है। और इसलिए शुक्र के अंश सभी धातुओं के निर्माणों के लिए आवश्यक है। ये एक अहम मुद्दा को लटकर सर ने बताया। शुक्र का जो प्रजनन ये कार्य है, पुनरुत्पाद गर्भोत्पाद, ये जो कार्य है वो पूरे आयुष में कुछ ही बार होने वाला, इस प्रकार। तो उसका अन्य कार्य क्या है? तो पुनर्निर्माण ये उसका अन्य कार्य है। और अगर शुक्र कम हो जाता है, पुनर्निर्माण की प्रक्रिया कम हो जाती है, चाहे वो रस रक्त मांस में कोई भी धातु हो, तो उससे क्षय होने लगता है। ऐसा कोलिटकर सर ने प्राप्ति उसके बारे में बताई। तो ये काम शोक भय वगैरह जो है, चिंता उत्कंठा वगैरह वगैरह, इससे ओजः क्षय हो जाता है। वो भी वास्तव में कार्य स्वरूप है। निष्पद्यन्ते यतो भाव विधा देह संश्रयाः, ये वाक्पट ने ओज के बारे में कहा है। तो विविध देह संभव जो भाव है, वो ओज के जरिए निर्माण इस प्रकार के होते हैं। अन्य धातुओं को उत्पन्न करना ये भी कार्य हुआ फिर शुक्र का। हाँ, वही तो है। हाँ। और कैंसर के बारे में, जब शुक्र दुष्ट हो जाता है तो वो अन्य धातुओं का निर्माण भलीभांति नहीं करता, दूषित निर्माण करता है, और इसलिए विभिन्न प्रकार के कैंसर हो जाते हैं। इसलिए हम शुक्र शोधन गण का प्रयोग करते हैं कि जो शुक्र निर्माण होगा वही अगर विकृत शुक्र, दुष्ट शुक्र, इस प्रकार का निर्माण होगा, क्योंकि बीज स्वरूप में ही शुक्र का उपहनन सीड कंपनीज के द्वारा किया जाता है। उसमें से जो बीज बनेगा वो निर्बीज बनेगा, इस प्रकार से वो करते हैं। और इसलिए इस निर्बीज बीज से अगर बीज निर्माण भी होता है तो उसका बीज निर्बीज हो जाता है, और फिर उसका शुक्र धातु का उपहनन इस प्रकार का हो गया। और फिर ये शुक्र धातु जो दूषित है, विकृत है, वो शरीर में किसी भी सेल के मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ कर सकता है। और फिर एक बार मियोसिस शुरू हो गया और हाँ, परिवर्तन आ गया सेल्स में, तो विकृत कहलाएगा। और ये कैंसर का मेन कारण, लोग ज्यादा कोसते हैं वो केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को कोसते हैं, लेकिन सबसे मूल कारण हाइब्रिडाइज सीड्स है, हाइब्रिडाइज काऊ है। तो वहां पे अगर चेंज करेंगे तो आगे की नौबत नहीं आएगी। स्त्री अतिसंग ये सब्जेक्टिव रहेगा ना, कितने प्रमाण को अतियोग कहेंगे। उसमें ऐसा है, सेवेत कामतः कामम तृप्तो वाजिकृते हिमे, वाजीकरण औषधों से तृप्त होकर अपने मर्जी के अनुसार काम सेवन करें। लेकिन त्रिहाद वसंत शरदो पक्षात वर्षा निदान, वसंत और शरद में 3 दिन के बाद, और वर्षा और निदा में 15 दिन के बाद, इस प्रकार का ग्रंथ का निर्देश है। अब बात यह होती है कि ये निर्बंध पाले नहीं जाते, और शादी के बाद दिन में कम से कम एक बार ये तो व्यवहार होता रहता है, कभी कोई 2 या 3 बार भी होता है। और प्रायः 1 बरस के बाद ये प्रमाण कम हो जाता है। अगर बच्चे होते तो और भी कम हो जाता है इस प्रकार से। लेकिन इस चीज को ध्यान में नहीं रखेंगे और वाजिका औषधों का सेवन नहीं होगा तो धातु क्षय निश्चित रूप से होगा। प्रत्येक धातु से ही सप्त धातु असा ही विचार सरणी मांगेला होता। यस, हर सेल में 7 धातु होते हैं, ऐसा उनका विचार था। और वैसे देखा जाए
तो जीवन जीना क्या चीज है, एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। हमारे यहाँ वडालकर सर ने सिर्फ एक ही सूत्र 6 महीने तक लिया जब मैं फर्स्ट ईयर में था। तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम समयोग। सिर्फ यही सूत्र वो 6 महीने पढ़ा रहे। अब इसमें विरक्ति बहुत थी और वो जो एम्फोसाइज करना चाहते थे कि ये चेतना अधिष्ठान भूत है और पंचमहाभूत विकार समुदायात्मक इस प्रकार का है। तो चेतनाधिष्ठान भूत है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो ये चैतन्य पूरे शरीर में व्याप्त इस प्रकार का है। आत्मा शरीर व्यापी इस प्रकार का कहा जाता है। मन जो है वो एक है, परमाणु रूप है, वो भटकता रहता है, लेकिन आत्मा सर्व शरीर व्यापी। अब हर सेल में चैतन्य है, हर सेल जिंदा है। तो जिंदा रहने का मतलब क्या है, ये एक अहम मुद्दा। तो निघंटु निघंटु नहीं, ये मुझे याद आएगा, संस्कृत में हमने पढ़ा था। तो जायते वर्धते इस प्रकार के 6 अवस्थाएं बताई हुई है जीवित व्यक्ति की। कोई भी पशु हो, पक्षी हो, या फिर पेड़ पौधे हो। तो उसमें निर्माण होना ये एक अहम मुद्दा है, और मृत्यु होना ये एक अलग अहम मुद्दा है। बीच में उसको पोषण मिलता रहता है, उसकी वृद्धि, एक स्टेबिलिटी आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, फिर क्षय होने लगता है और फिर मृत्यु। जायते वर्धते अक्षीयते म्रियते, बीच में और जो है। तो जीवन के लिए क्या आवश्यक है, तो इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का होता है कि आहार चाहिए जीवन की, हर सेल का। जब हम सेल बायोलॉजी देखते हैं, इंजेक्शन, आहार अंदर ले लेना इस प्रकार का, उसका डाइजेशन, उसका परिवर्तन, और फिर उसमें सारकिट्य विभाजन होके जो मल भाग है उसको त्यागना, ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और शुरू में बढ़ोतरी होती जाना, स्टेबिलिटी आ जाना, और फिर क्षय होना, आरंभ होना, और फिर मृत्यु, ये कॉमन है। तो ये प्रीणनम जीवनम लेप स्नेहो धारण पूर्णे, ये जो बात बताई गई है, गर्भोत्पादश्च नाम श्रेष्ठं गर्भोत्पादः, ये हर सेल में होते हैं। मरने से पहले वो दूसरे सेल्स को निर्माण कर देता है, पुनरुत्पादन कर देता है प्रकार से। और कैंसर में कहते हैं कि ये ऑटोमेटिक डेथ होनी चाहिए, वो होती नहीं, वो ज्यादा जिंदा रहता है। कैंसर का सेल जो है वो अपने नियमित आयु से भी ज्यादा जिंदा रहता है, और वो अपने लिए ब्लड सप्लाई करवा लेता है। तो उसके लिए अलग सिराएं बनती है, उसके पोषण की, उम्र के पोषण के लिए, और फिर उसको नरिशमेंट मिलती रहती है। एलोपैथी में, तो एलोपैथी में है एंजियोजेनेसिस इस प्रकार से। और वैस्कुलरिटी, कभी कभी जब हम पेट स्कैन वगैरह के रिपोर्ट देखते हैं तो वैस्कुलर नेचर है ऐसा बताते हैं। तो वैस्कुलर नेचर है, इसका मतलब है कि वहां ब्लड सप्लाई अच्छा है। और ऑपरेशन करते समय इसको बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इट मे लीड टू ब्लीडिंग एंड इवन टू डेथ। उतना ब्लड सप्लाई उसमें स्ट्रांग होता है। अब एलोपैथी के हिसाब से जब ब्लड सप्लाई अच्छा है तो ये ऑक्सीजनेशन और कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण हुआ तो उसको हीमोग्लोबिन के साथ जोड़कर उसको लेके जाना, ये भी बात होती रही। तो बाहर से हम 3 इनपुट्स लेते हैं,
सभी सेल्स के लिए। एक तो आहार है, एक पानी है, और तीसरा जो है वो वायु है, जो हम ब्रीदिंग के तरीके से लेते हैं। तो इसीलिए प्राण, उदक और अन्न, तीन स्रोतस, अंतर्मुख स्रोतस, जो अंदर लेके जाने वाले इस प्रकार के, और मल मूत्र स्वेद, ये बाहर निकालने वाले इस प्रकार के। और बीच में जो अभ्यंतर परिवर्तन होता रहता है, शुक्र के जरिए, उन सभी प्रक्रियाओं में मल अलग बनते हैं। जैसे कहो पित्तम मलाखेशु प्रस्वेदो न करो मच्छ, उनको भी बाहर फेंका जाता है। अब हर सेल को इस प्रकार से नरिशमेंट मिलती रहती है, हर सेल चैतन्यवान इस प्रकार का। और ये चैतन्य, जैसे मैंने कहा कि एक तो उसका श्वसन होता रहता है, तो प्राणापान और निमेशाद्यादि वरुण मनसो गति, ये प्राण ये जो बताते हैं वहां पे, वहां उसका अर्थ निश्वास उच्छ्वास इस प्रकार करते हैं। और जब बालक जन्म लेता है, हाँ, तो पहले जो चैतन्य है, क्योंकि वो शुक्र तो जीव संयोग कुक्षिगत गर्भ संज्ञा भवती, उसका पंचम अंतर चल रहा है, तो वो वायु फेफड़ों को या फुफ्फुस को एक्सपांड करता है, विस्तारित करता है। अब निगेटिव प्रेशर होने के कारण पहला श्वसन दिया जाता है, जो प्राण का कार्य बताया गया है। तो इनहेलेशन जो है वो एक तरीके से पैसिव प्रोसेस इस प्रकार की। एक्सहेलेशन जो है बाहर फेंकना, ये एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि जो इंटरकॉस्टल मसल्स है वो अपना काम करते हैं, और फिर लंग सिकुड़ जाते हैं, तो नीचे जो हवा, अंदर जो हवा है वहां निकल जाती है। अब रिलैक्स जब होते हैं तो मसल रिलैक्स इस प्रकार से हो जाते हैं, और फिर निगेटिव प्रेशर से हवा अंदर आती है। तो इसीलिए बहिकुंभक पर ज्यादा जो इस प्रकार का दिया गया है, क्योंकि वो हमारे अधीन है। जब हम प्राणायाम करते हैं और बहिकुंभक बहिर्भांति करते हैं, तो जितनी भी हवा फेफड़ों में है उन सभी को अगर बाहर निकाल दें, तो जब मसल रिलैक्स होंगे तो ज्यादा हवा अंदर आएगी। अगर थोड़ी हवा अंदर रहती है तो फिर इतनी ज्यादा हवा अंदर नहीं आएगी। हाँ, इसलिए इनका जो रेफरेंस है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस, प्रच्छर्दन और विधारण की श्वास छोड़ना और रोक के रखना, ये बात चलती है। तो उसमें अगर बाहर से हवा नहीं आ रही, तो शरीर में घुसा हुआ जो वायु है वो फेफड़ों में आ जाता है, और फिर उसको निकाल देंगे बाहर, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करके उसको भी बाहर निकाल देंगे, तो दूषित वायु बाहर निकल जाएगा, और फिर जो अंदर आएगा वो फ्रेश एयर, अच्छा वायु इस प्रकार का अंदर आ जाएगा। तो प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्रच्छर्दन और विधारण प्राण का करना, ये एक अहम मुद्दा वहां पे बताया गया है। निद्रा से श्वासोच्छ्वास से विचार कर सका, बहुत धीरे से सांस लेना और धीरे से सांस छोड़ना, ये हमें आदत से करना पड़ेगा, उसकी आदत डालनी पड़ेगी। योग में एक सवाल पूछा जाता है, आप कितनी बार श्वसन करते हैं? तो लोग बोलते हैं 72 बार करते हैं, 80 बार करते हैं, या 16 बार। श्वसन उत्थान एक नाड़ी निकलती है, 16 बार, 18 बार, 20 बार में, 1 मिनट में। तो पूछा जाता है कि क्या आप करते हैं? तो हमें तो पता नहीं चलता, श्वसन चालू रहता है इस प्रकार। तो जब हम करते हैं श्वसन, तो हम अपने मर्जी से करने की कोशिश करते हैं।
अपने मर्जी से करने में इंटरकॉस्टल मसल्स को आकुंचित करना और फिर स्पेस कम करना, ये हम कर सकते हैं। मसल को रिलैक्स करना, ये हमारी बात नहीं है। तो जब हम बहुत धीरे से सांस लेने की कोशिश करेंगे और जो अंदर घुसा हुआ वायु है या फिर अंदर जमा हुआ वायु है उसको बाहर फेंकेंगे इस प्रकार से, तो स्पेस ज्यादा क्रिएट होगी, तो ज्यादा वायु अंदर आ सकेगा। तो ये बही कुंभक अगर अच्छा अभ्यास करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हवा बाहर निकलती है। अभी ओंकार करते हैं, और ओंकार में दयालु का सर का कहना था कि अ उ म इसका अलग अलग उच्चारण हो, और जब म पूर्ण हो जाएगा तब श्वास रुक गया हो, बही कुंभक हो गया। और फिर उसमें रुकना है, अगला श्वास जल्दी नहीं लेना है, जितना ज्यादा रुक सकते हैं उतना ज्यादा बेहतर, इस प्रकार। तो मैंने अभी उसमें थोड़ा सा ऐसा किया कि उस अवस्था में कपालभाति करेंगे, वही कुंभक है, और फिर उसमें कपालभाति करेंगे। तो जो भी थोड़ा बहुत संचित वायु अंदर है वो भी बाहर फेंका जाए। और ऐसा करने से जब फिर सांस लेते हैं तो ज्यादा हवा अंदर आ जाती है, लंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसमें एक भागशा श्वसन भी कहते हैं योग में, कि फुफ्फुस के 3 भाग कल्पनीय है। ज्यादातर हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, केवल ऊपरी हिस्सा है वही हवा से भरा जाता है और उसी से हवा निकल जाती है। जो बीच का हिस्सा है या अंत का हिस्सा है डायफ्राम के नजदीक, वहां तक ना तो हवा आती है ना उस वहां की हवा बाहर निकाली जाती है। तो अगर हम प्रयत्न करेंगे, कोशिश करें, अपने आप श्वसन करने की कोशिश करें, तो ये भागशः श्वसन सिद्ध होता है। बीच वाला हिस्सा या अंत वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, यहाँ से भी सांस बाहर फेंकी जाती है, वो भी रिक्त हो जाते हैं। वो रिक्त होते हैं तो ज्यादा मात्रा हवा अंदर घुस जाती है। अब ये जो प्राणवायु की इनसफिशियंसी, ऑक्सीजन इनसफिशियंसी, ये बात बताते हैं कोविड-19 के सिचुएशन में, और कंसंट्रेशन ड्रॉप हो गया, 90 से नीचे चला गया तो फिर मुसीबत है वगैरह इस प्रकार से। इसलिए बाहर से ज्यादा ऑक्सीजन देना है, ज्यादा प्रेशर में देना है ताकि वो घुस सके। इस अवस्था में अगर बही कुंभक की प्रैक्टिस करते हैं तो संभवतः ज्यादा हवा हम अपने आप ले। बाहर ऑक्सीजन नहीं है ऐसी स्थिति नहीं है, बाहर ऑक्सीजन है, बाकी सब लोग उसी के आधार पर जी रहे हैं। लेकिन हमारे लंग की कैपेसिटी इतनी कम हो गई है कि उतना ऑक्सीजन जितना हमें चाहिए उतना अंदर घुसता ही नहीं, आता ही नहीं। वही कुंभक की प्रैक्टिस बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे ये कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उस समय में व्यक्ति इतनी घबराई होती है कि मैं कैसे जिंदा रहूं, ऑक्सीजन मेरा लेवल कम हो रहा है वगैरह वगैरह, इससे सभी से ये परिस्थिति और बिगड़ जाती है इन विचारों से। तो बेहतर ऑप्शन है कि आश्वस्त हो जाए। आश्वस्त हो जाएंगे तो श्वसन अपने आप नॉर्मल होने लगेगा। और दीर्घ श्वसन के बारे में हमें आदत डालनी पड़ेगी। जब भी हम सांस लेते हैं तो बहुत धीमे गति से सांस लेना और धीमे गति से छोड़ना, ताकि पूरी की पूरी हवा निकल जाए। बहिकुंभक अवस्था में आने के बाद कपालभाति करना है, तो और भी जो हवा शेष रही है वो भी बाहर निकल जाए, तो अगले वाली हवा जो वापस अंदर आएगी वो बहुत बढ़िया इस प्रकार की आएगी। और ये अंतः कुंभक की जो कल्पना है कि बहिकुंभक और अंतः कुंभक, कि पानी रखा है मटके में, मिट्टी के मटके में, तो वहां से वो ऊज आउट होकर बाहर निकल जाता है। ये अंतः कुंभक है।
और अगर पानी का टैंक है और उसमें हम ये जो अर्दन पॉट है, मटका है, वो गले तक उसमें डुबोते हैं, तो टैंक से में से पानी अंदर गिर जाता है। ये बहिकुंभक इस प्रकार। तो पूरे शरीर से हवा इस फुफ्फुस में आ जाती है अगर वहां की हवा पूरी तरीके से बाहर निकाल दी गई है और हमने बाहर से हवा आने के लिए रोका, ये वही कुंभक होगा। और फिर भीतर वाली जो अशुद्धियां है वो सभी फेफड़ों में आ जाएगी और फिर उच्छ्वास के द्वारा उसको फेंका जाएगा बाहर। अगर हम उसमें कपालभाति नहीं करते, वैसे कपालभाति करना मैंने गानू से सर से पूछ लिया था कि इस अवस्था में अगर कपालभाति करेंगे तो ज्यादा शुद्धि होगी, तो बोले हाँ। अब तक किसी ने ये विचार किया है नहीं किया है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने आरंभ किया है। मैं जब ओंकार करता हूँ तो मैं ये करता हूँ इस प्रकार से। और ये तवारिया प्राणायाम में 4 का एक साइकिल बनता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 6 वगैरह इस प्रकार से। तो एक बीच वाला हिस्सा 2 साइकिल सांस लेना, 2 साइकिल साइकिल सांस को रोकना, 2 साइकिल सांस को धीरे धीरे छोड़ना, और फिर वहां पे रुकना है, वहां पे कपालभाति करना, 2 साइकिल्स कपालभाति करना। ऐसा मैं अभी करता हूँ। तो ये अगर हो सकता है तो इंसफिशियंसी, ऑक्सीजन की इंसफिशियंसी कभी नहीं होगी। ये उसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का। तो मैं बात कर रहा था कि शरीरम नाम चैतनाधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम समयोगवाद। तो इस समयोगवाही ये एक अजीब माहौल है। अगर क्षणभंगवाद में हर क्षण को सभी निर्माण होता है, नष्ट होता है, निर्माण होता है, नष्ट होता है, इस प्रकार का, और एक समयोग की परंपरा बनी रहती है, तो स्वास्थ्य होता है। और चैतन्य के लिए आवश्यक है कि ये वायु आवश्यक है इस प्रकार से, जो श्वसन के द्वारा लिया जाता है। अन्न आवश्यक है, जो हम अन्न के स्वरूप में लेते हैं। और पानी भी आवश्यक है। जीवनम तर्पणम रुद्रम आदि प्रबोधकम, जीवन ये पहला गुणधर्म बताया है पानी। अब इन तीनों की आपूर्ति अगर हो जाती है तो सेल भली भांति जिंदा रहता है, भली भांति अपना काम करता रहता है, और जब उसकी आयु खत्म होगी तो नष्ट हो जाता है, लेकिन दूसरा सेल उसकी जगह ले लेता है तब तक। तो ये निरंतर चलने वाली इस प्रकार की प्रक्रिया है। तो अभी एक सेल्यूलर लेवल पे प्रीणनम जीवनम लेप स्नेहो धारण पूर्ण गर्भोत्पादश्च, ये एप्लीकेशन हम करेंगे। तो उसमें लेप के बारे में सोचना थोड़ा सा मुश्किल है कि अंदर ये रहेगा या बाह्य अभ्यंतर सभी का प्रकार कित्व इसमें शामिल इस प्रकार के होगा। और एंडोडर्म, बेजोडर्म और एक्टोडर्म, ये जो गर्भावस्था में गर्भावक्रांति में बताते हैं, उससे काफी चीजें निर्माण होती है। और वैसे त्वक हमारे यहाँ 6 प्रकार की या 7 प्रकार की इस प्रकार की बताई गई है। और स्पर्शनेन्द्रिय त्वगिंद्रिय के आश्रय से होता है। और केशलोम नखाग्रान्न मलद्रव गुणैर्विना, इन सभी को छोड़कर स्पर्शनेन्द्रिय की व्याप्ति पूरे शरीर में फैली हुई है। तो इसीलिए अंदर दाह हो रहा है, शूल हो रहा है, ये सब बातें हम जान सकते हैं, क्योंकि वहां पे स्पर्शनेन्द्रिय की व्याप्ति है। केवल बाह्य त्वक जो है वही स्पर्शनेन्द्रिय है, ऐसा नहीं है, अभ्यंतर भी स्पर्शनेन्द्रिय है। और हमारे यहाँ जो शाखा मर्म अस्थि संधि कोष्ठ, ये जो 3 मार्ग बताए गए हैं, रोग मार्ग इस प्रकार से, तो वैसे
दोषों की 3 प्रकार की गति बताई गई है। क्षय स्थानं च वृत्तिश्च दोषाणां प्रतिधा प्रथम चातुष्ट द्वितीयश्च विज्ञात विधा परा और त्रिविधा चापरा कोष्ठ शाखा मर्मास्ति संधिषु। तो कोष्ठ शाखा मर्मास्ति संधिषु ये जो दोष के व्यापार की गति है, दोष की गति है, ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। और हमारे यहाँ कार्मुकत्व जो दिया गया है वो दोषों को बताएगा कि जो सभी फंक्शंस होते हैं किसी सेल के जरिए हो रहे हैं या फिर किसी अवयव में काफी सेल्स है उसमें हो रहे हैं, या अवयव एक सिस्टम का हिस्सा है उसमें हो रहे हैं। एलोपैथी में फ्रेगमेंटेड अप्रोच है कि हर एक सिस्टम को अलग अलग बताया गया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, कार्डियोवास्कुलर अलग है, लेकिन इन सभी का एक सिंक्रोनाइजेशन शरीर में, हाँ, और उसको भली भांति समझ पाना ये वैद्य का समझना इस प्रकार का। तो जो शुरुआत होती है वो खाना खाने से और उसके साथ में श्वास विश्वास की प्रक्रिया तो निरंतर चलने वाली इस प्रकार की प्रक्रिया है। खाना हम 2 दफा खाएंगे, पानी उससे ज्यादा पिएंगे और श्वसन तो चलता ही रहेगा, चाहे आप सोए हो कुछ भी कर रहे हो इस प्रकार से। तो इनका कहना है तवारिया का कि 1 मिनट में 12 सांस ये पर्याप्त है। 5 सेकंड में एक श्वास, और वे काफी धीमे गति से है, लेकिन उसमें भी 3 अंक श्वास लेना और 2 अंक छोड़ना। श्वास जो है वो जल्दी करना, विश्वास धीरे से करना, ऐसा उनका कहना। अब उच्छ्वास करेंगे तो जितनी हवा है उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, इसलिए उनका जो रिगरस वाला है प्रोग्राम, इंटेंस इस प्रकार का डिफाइनिंग एक्सरसाइजेस ऐसा उसने उन्होंने नाम दिया है उसको। तो इसमें 1 मिनट में 36 बार सांस लेना और छोड़ना है। तो 60 सेकंड है 1 मिनट के, तो 60 सेकंड में 36 बार, तो 1 सेकंड से भी कम इतने समय में सांस लेना छोड़ना ये प्रक्रिया होनी चाहिए। तो पूरी सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है और जल्दी लेना जल्दी छोड़ना, जल्दी लेना जल्दी छोड़ना, इस प्रकार का करते हैं। और फिर एक स्क्वायर ब्रीदिंग है जिसमें लेना है, रोकना है, छोड़ना है, रोकना है, इस प्रकार से। तो अंतःकुंभक और बहिर्कुंभक दोनों इसमें करवाते हैं। तो ये सभी हम करते रहेंगे तो स्वास्थ्य बना रहेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है प्रीणनम जीवनम लेप स्नेहो धारण पूर्ण गर्भोत्पादश्च, ये सभी फंक्शंस हर सेल में है। और प्रीणन जो कार्य है वो द्रव धातु से इस प्रकार से होता है, चाहे पानी हो, दूध हो, या अन्य किसी भाव से होगा, द्रव पदार्थ हो। और जीवन का संबंध, हाँ, एक तो जो उसको पोषण मिलने वाला इस प्रकार का है उससे, और ऑक्सीजनेशन से इस प्रकार। खास करके जब गैंग्रीन होता है डायबिटीज पेशेंट्स में, तो ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि वहां का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, जीवन धर्म कम हो जाता है, तो वह पार्ट जो है मरने लगता है। तो उसमें ब्लड फ्लो सुधारने के लिए कोशिश की जाती है। हम ज्यादा अच्छी कोशिश कर सकते हैं, एलोपैथी में उतना सक्सेस रेट नहीं है उनका, लेकिन हाँ, ये जीवन जो धर्म है वो रक्त के ऊपर निर्भर इस प्रकार का है। तो सभी भागों में रक्त का पहुंचना बहुत जरूरी है, और ये जो ऑक्सीजन वहां तक पहुंचाया जाता है वो एक अहम मुद्दा इस प्रकार में है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये अगर भली भांति हमें जीवित कार्य क्या है
ये देखना है, और जीवन के फंक्शंस क्या ये देखना है। तो ये प्रीणन जीवनम लेप ये जो है वो करने हैं। अभी हम अवयवों के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं, सिस्टम्स के बारे में सोचते हैं। शरीरावयवास्तु परमाणु भेदेन अपरिसंख्यया भवन्ति, ये जो चरकोक्ति है कि ये अपरिसंख्येय इस प्रकार के है परमाणु भेद से। और उन सभी तक पोषण पहुंचना, उन सभी तक वायु पहुंचना, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और ये सभी साथ में होंगे तो जीवित बना रहेगा, चलता रहेगा। किसी को, किसी में भी अगर रुकावट आती है तो जीवित की हानि होगी। इसलिए वाइटल ऑर्गन्स के बारे में सोचा था कि फुफ्फुस का कार्य अच्छा चल रहा है, हृदय का कार्य अच्छा चल रहा है, या ब्रेन का कार्य अच्छा चल रहा है, वाइटल स्टेबल है तो ठीक है, आगे चांसेस है बचने के इस प्रकार के। वाइटल्स अगर अनस्टेबल हो गए तो बचने के चांसेस कम इस प्रकार के हो जाएंगे। तो हम निकले शुक्र के जरिए, पहले वाले जो धातु है वो भी क्षीण होते हैं, और फिर उसका कारण, क्योंकि पुनर्निर्माण ये शुक्र का कार्य है, और वो अगर हैम्पर होगा जैसे कि हाइब्रिडाइज सीड्स में देखा जा रहा है, तो पर्पसफुली किया जा रहा है इस प्रकार से। जीवनीय गण जीवन कर्मासाठी वापरतात असं अजून काय वापरता येईल? पद्मखादी गण पदश्रुतीमध्ये प्रीणन जीवन दोन्ही आलेलं आहे। दश जीवन संज्ञा उसमें ये ही गई है। पद्म का पुंड्र वृद्धि के वर्ग श्रृंगे बता दश जीवन संज्ञा है। तो जीवनीय गण का ही प्रयोग होना है। अभी राज्ञामप्यष्टवर्गस्तु यतोयम अति दुर्लभः तस्मात् तस्य प्रतिनिधिर्गृह्णीयात् तद्गुणं बिषक् वरा जीवकात्माको द्विवृत्तिद्वन्द्वेऽपि चासति वरी विदारी अश्वगंधा पारायंश्च कर्माक्षते। तो ये जो पर्याय बताए गए हैं, वरी विदारी अश्वगंधा वारा, उनका प्रयोग भगवंती इस प्रकार से हो सकता है। हाँ। और शायद इनमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा अच्छी इस प्रकार की है। अब तद विशुद्ध रुधिरम बलवर्ण सुखायशाय लक्ति प्राणिनम प्राणः शोणितं अनुवर्तते, ये जो बात बताई गई है, विधिना जातशोणितम जातम शुद्धम बहुदेहिनाम, विधि पूर्वक अगर रक्त का निर्माण होता है तो वो शुद्ध होता है। और तब विशुद्ध रुधिरम बलवर्ण सुखायशाय लक्ति प्राणिनम प्राणः, तो देश काल औपसाध्य के बारे में सोचना है, ये एक आम मुद्दा इसके बारे में रहेगा। और नैसर्गिक खाना खाना है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं है, और ये केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स वगैरह का प्रयोग नहीं है। तो सुभाष पालेकर ने इस बात को भली भांति समझा, और उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया वो ऑर्गेनिक का नहीं किया, वो ऑर्गेनिक को कोसते हैं, वो नैसर्गिक या विषमुक्त कहते हैं। विषमुक्त लेकिन ऐसा है कि पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स का प्रयोग नहीं करेंगे तो विषमुक्त रहेगा, लेकिन देसी सीड्स का प्रयोग करना, देसी गाय का उपयोग करना, ये उनकी खासियत है। और यही क्रांति समाज में परिवर्तन लाएगी और कैंसर से मुक्ति। जब तक देसी सीड्स का प्रयोग नहीं होगा तब तक ये मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी सीड्स बेचती रहेगी, और
उससे अच्छी उसकी फसल आने के लिए, अच्छी फसल आने के लिए पेस्टिसाइड्स का कवरेज देना पड़ेगा, केमिकल फर्टिलाइजर देनी पड़ेगी, तभी उससे उत्पन्न बढ़ेगा, नहीं तो उत्पन्न नहीं बढ़ेगा। और देसी पद्धति से खेती, देसी बीज की खेती हजारों वर्ष से चली आ रही है। जब पहली फसल आती है तो किसान पहले उसमें से जो बीज है, अच्छा बीज है, वो निकाल के रखता है और फिर शेष जो अनाज वगैरह रहेगा उसका प्रयोग होता है। ये परंपराएं टूट गई है, उनको पुनरुज्जीवित करना है। और काफी स्पेसीज है पुरानी इस प्रकार, राही उस औरत की बात बहुत प्रख्यात है, उसने इस प्रकार के सीड बैंक का जतन किया है देसी सीड। तो हमें फिर से उस तक मुड़ना है, तो फिर ये शुक्र का बिगाड़ना बंद हो जाएगा, और शुक्र बिगड़ेगा नहीं तो कैंसर नहीं होगा। ये शुक्र बिगड़ रहा है इसलिए कैंसर इस प्रकार का हो रहा है। तो जीवनीय गण के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, और कुछ इसके बारे में कर सकते हैं क्या? तो जिन जिन पदार्थों के गुणधर्मों में जीवन इस प्रकार का बताया गया है उनका प्रयोग शायद कर सकते हैं, लेकिन सबसे अहम मुद्दा रहेगा कि प्राणायाम करना। अगर हम भली भांति प्राणायाम करते हैं, दीर्घ श्वसन करते हैं, वही कुंभक अच्छी तरीके से करते हैं तो ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छा इस प्रकार का होगा और तकलीफें इस प्रकार की कम होगी। प्राणायामेरेव सर्वे प्रशिष्यन्ति मला इति आचार्याणां तु केषाञ्चित् अन्यत् कर्म संभवम्। कि प्राणायाम से ही सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं, तो दूसरा कुछ कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं। ये किस आधार पर कह रहे हैं? जो हर सेल का जो लाइफ है वो इसके ऊपर निर्भर इस प्रकार का है, और इसीलिए ये बात अहम या महत्वपूर्ण इस प्रकार की हो जाएगी कि हमें श्वसन के बारे में जागरूक होना है और वही कुंभक की प्रैक्टिस बढ़ानी है। उसके साथ में नैसर्गिक खाना है और उसके साथ में पानी भी अच्छा होना है। अभी ये पानी क्लोरिनेटेड हो गया पूरे शहर में, ये सबसे बड़ी भूल है। और फिर आगे उसको हम ये आरओ वाटर वगैरह सब कर रहे हैं, ये भी भूल है वास्तव। तो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, और पानी सोना डाल के उबाल के लेना वगैरह ये भी बातें हो सकती है। सुवर्ण सिद्ध जल दुग्ध याने पण जीवन कर्म चांगले होते, असा काही रेफरन्स आहे का? वैसे सुवर्ण रसायन वगैरह बताया गया है, बलवर्धक बताया गया है, बुद्धिवर्धक है, तो उससे ये जीवन कर्म अच्छा होता होगा, इसमें संदेह की बात नहीं है। प्राण का में रसायन का जरूर उपयोग कर सकते हैं, उसका एक अलग रसायन अधिकार में एक पाद अलग बताया है प्राण का में, प्राण का वहां शुश्रूषत्वम वगैरह इस प्रकार से, और उसी के आधार पर कोविड-19 में च्यवनप्राश का प्रयोग ज्यादा किया गया। ये औषधि कंपनियों के लिए भी अच्छा है क्योंकि उनके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से प्राणकामीय रसायन का प्रयोग करेंगे, पित्तलीय रसायन है, च्यवनप्राश है, ब्राह्मण रसायन है, तो प्राण की आपूर्ति अच्छी तरीके से होती रहेगी और जीवित जितना योग्य है, जितना चाहिए उतना मिल जाए। तो कहने का तात्पर्य अर्थ कार्य से भी कारण की उत्पत्ति होती है, ये इसमें काम होता है। ये शुक्र निर्माण हो गया बस, अब रस से क्या लेना देना, ऐसी बात नहीं है। रस के निर्माण के लिए शुक्र ओज की आवश्यकता इस प्रकार की है। तो हमें अगर पैंडेमिक से बचते रहना है, बच के रहना, तो सबसे अहम मुद्दा ये तीन जो है, प्राण, उदक और अन्न,
उनके ऊपर ध्यान देना है। और नवस्रोतस के बारे में देशकालों के साथ में विधि ये करना है, आहार विधि विशेष रहता है उनका विचार करना है। पानी के बारे में जितना पानी कम पिए वो अच्छा है, और फिर सोर्स उसका क्या है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। नहीं तो पानी सोना डाल के उबाल के ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। और ये नैसर्गिक रूप से ही खाना खाना है, और वही कुंभक का अभ्यास करना है। हाँ, दीर्घ श्वसन का अभ्यास करना है। ये अगर करते रहेंगे तो जीवन यात्रा अच्छी तरीके से चलेगी। अब ये फ्रेगमेंटेड अप्रोच के जरिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का किसी दूसरे सिस्टम से संबंध है ये बात बताई नहीं जाती। लेकिन जैसे मैंने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और शायद उदकवच स्रोतस जिसका कोई जिक्र एलोपैथी में नहीं, ये तीन प्राण उदकान, ये अहम मुद्दे हैं। और उसको भली बातें सोचेंगे तो सभी सिस्टम से उसका किस प्रकार का रिलेशन है वो ध्यान में आएगा, और वो काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। तो शुक्र के क्षय से पूर्व धातुओं का भी क्षय होता है, और रस धातु क्षय होने से शुक्र का क्षय हो सकता है, दोनों बातें पॉसिबल है। तो हर मरीज में देखकर उसका निर्णय करना है कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी है। अगर रस रक्त से शुरुआत करनी है तो लघुमाननी, मांस मेद से शुरुआत करनी है तो मधुमालिनी, और ओष शुक्र से शुरुआत करनी है तो स्वर्णमालिनी। इस प्रकार का देने का स्वर सोच सकते। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजन कृपा व्याप्त चित्ते नयेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो नूनम् वैद्यवर्गो हि। ॐ अभी मैंने थोड़े फॉर्म्स देखे थे जो लोगों ने भरवा के दिए है, उसमें थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि जिन लोगों ने पहले 6-7 महीने पहले फॉर्म भरे थे उन्होंने अभी भरे नहीं है, तो हम एक बार वो देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन सभी से अनुरोध है कि वो भी फॉर्म भरे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, अभी के फॉर्म में 30-31 लोग पुणे या नजदीक वाले हैं, चाहे हड़पसर या रावेत वगैरह यहाँ से है। और पुराने फॉर्म में अगर कुछ मिलेंगे तो मुझे लगता है कि एक 50 तक लोग हो जाएंगे। तो मैं फुल डे वर्कशॉप रखना चाहता हूँ। कोशिश है 25 जुलाई को कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं तो 1 अगस्त को करेंगे। और फुल डे वर्कशॉप होगा सुबह 8 से शाम 5 बजे तक। और ये सभी जो मुद्दे हैं, प्रातिपदिक कोश हो, मीडिया हो, या फिर आधुनिक इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो, इन सभी के बारे में सत्र रहेंगे इसमें, और पूरे डिटेल्स में उसके साथ बताया जाएगा। और जो भी व्यक्ति उसमें काम करना चाहते हैं उनकी जो भी शंकाएं होगी उसका निराकरण किया जाएगा। ये सशुल्क रहेगा। मैं अभी सोनाली शिंदे से बात कर लूंगा।
शायद 600-700 रुपए ऐसा कुछ उसका मूल्य निर्धारित होगा। जो उस प्रबंधक का व्यवस्था जो है, सुबह का नाश्ता, चाय और भोजन और दोपहर का चाय, इसके लिए जो उनके हिसाब से पर्याप्त होगा वो उसमें सोच लेंगे। जो बाहर गांव के लोग हैं और आना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। सिर्फ उनको कहाँ रहना है, कैसे करना है, ये उनको सोचना है। जो पुणे वाले लोग हैं वो उनको आश्रय दे दे, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। और इस बहाने अगर हमारी एक मीटिंग हो जाती है तो भी अच्छा है, क्योंकि अभी हम ऑनलाइन सब चल रहा है। ऑफलाइन मीटिंग होना अच्छी बात रहेगी, क्योंकि कौन कैसा है क्या है ये थोड़ा आमने सामने हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो 1-2 दिन में मैं इसके बारे में फाइनलाइजेशन करूंगा और फिर बता दूंगा यहाँ पे। लेकिन सब इसके लिए तैयार रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाए। अभी ये थोड़ी पाबंदी है, 50 लोगों से ज्यादा मीट नहीं हो सकती है, जो गवर्नमेंट का रूल है इस प्रकार से। लेकिन सभी नहीं आ पाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये हो जाएगा। और वैसे वो थोड़ा पुणे से आउटस्कर्ट्स में है। खड़द ये जो है सासोल जेजुरी रोड पे है, पुणे से 20 किलोमीटर अंतर पर है। माहौल अच्छा है और उनकी व्यवस्था भी अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो वहाँ पे ये जरूर कर सकते हैं। हमने गुरुकुल वहाँ पे लिए हैं और इस प्रकार के वर्कशॉप भी वहाँ पे लिए हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ कि किस प्रकार से हम करेंगे और फिर आगे बढ़ें। विरम्यते व्याख्याने श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।